गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू अक्षर मंत्रा। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन नामक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिनके लेखक का नाम है निरंजन मालवीय और इनका जन्म हुआ था 1952 में। लेखक का कुछ परिचय, जीवन परिचय इस प्रकार से है। आइए इसे पढ़ते हैं। निरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुबरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। ये एमए एससी सांख्यिक, एमबीए और एलएलबी है। एलएलबी लॉ की डिग्री भी होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों के संक्षिप्त जीवनियां लिखी है, जो इनकी पुस्तक विश्व विख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है। यानी कि इसमें वेंकटरामन का चरित्र चित्रण हमें देखने को मिलेगा इस पाठ में। वेंकटरामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे, यानी इनके जो टीचर्स हुआ करते थे वो भी इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दिन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट कर रो पड़ा। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जीवन है। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्ष में जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। तो जीवन परिचय खत्म हुआ और ये यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस प्रकार से है। आइए इसे पढ़ते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ये हम सभी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन का ये पूरा नाम है जो यहाँ दिया है, सीवी रामन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन। बात सन 1921 की है, जब रामन
समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। यानी प्रकृति प्रेमी यानी उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा यानी इंटरेस्ट उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि उनके पिता अध्यापक थे, तो ये जायज है कि उन्होंने सीवी रामन को पढ़ाई में मदद की होगी और उन्हें ये सब सिखाया होगा। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी अच्छे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। यानी कि उनको बचपन से ही विज्ञान के रहस्य को सुलझाने या उनके पीछे का रहस्य जानने में वो बहुत जिज्ञासु रहते थे। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दे। उनकी ये दिल की इच्छा थी कि वो अपना सारा जीवन कुछ ना कुछ, जैसे कि शोध करने में लगाए, कुछ नया ही इन्वेंट करे। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय की करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। भावन छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते। फुर्सत यानी जब वो फ्री हो जाते थे, जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, यानी सबसे अलग ही संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। यानी इस संस्था के स्थापक डॉक्टर महेंद्र लाल थे। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। क्योंकि उपकरणों का भी अभाव चल रहा था, तो जायज है कि सब कुछ सारे उपकरण उन्हें नहीं मिल पाते होंगे, तो उन्हें काम चलाऊ उपकरण से ही काम चलाना पड़ता था और उनसे ही शोध करनी पड़ती थी। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समुद्र बनाने के प्रयास करता। यानी कि सीवी रामन के अंदर इतनी
दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वह प्रयोगशाला में प्रयोग करके बहुत कुछ जानना चाहते थे और वो विज्ञान को लेकर भी बहुत जिज्ञासु रहते थे। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ म्यूजिक, जो हम म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे वाद्य यंत्र बोला जाता है। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे, यानी परतें यानी रहस्य खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, उन्हें जाना, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। देशी वाद्य यंत्र में तबला आ सकता है, ढोलक आ सकता है। विदेशी वाद्य यंत्र में वायोलिन, गिटार वगैरह सब आता है। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, ये सब विदेशी वाद्य यंत्र है। और वही वीणा, तानपुरा और मृदगम पर भी उन्होंने काम किया, जो कि देशी वाद्य यंत्र है। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। यानी वो ये साबित करना चाहते थे कि विदेशी वाद्य यंत्र से ज्यादा हमारे भारतीय वाद्य यंत्र ज्यादा अच्छे हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, क्योंकि उस जमाने में सरकारी नौकरी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। जैसे कि सरकारी नौकरी में तनख्वाह भी ज्यादा मिलती है और सुविधाएं भी अनेक होती थी उस जमाने में। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलौरे लेने लगा, यानी कि वो सवाल उनके मस्तिष्क में घूमने लगा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया, यानी उन्होंने इसके बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण रंग में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग में प्रकाश में होती है,
बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरंग या ठोस रव से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रयोग प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म यानी छोटे कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटॉन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा दिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से निर्माण संभव हो गया है। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया, यानी कि वह विश्व के सबसे प्रख्यात वैज्ञानिक के तौर पर उनको पहचानने जाना लगा। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ल्यूस पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिला। उन्हें अधिकांश सम्मान, ज्यादातर सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा
अक्षुण्ण रखा। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने दक्षिण के थे तो उन्होंने अपने पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे, यानी वो मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास यानी मजाक में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्रों लेखन तक ही सीमित हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपनी शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे, जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है, यानी कि बेंगलोर में लोकेटेड है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया, यानी कि जो छात्र इस क्षेत्र में जिज्ञासु थे उनकी भी सीवी रामन ने यहाँ पर मदद की है। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया था। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1917 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की, यानी कि उसे जानने की। और इसी के साथ यह पाठ यहाँ पर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।